लाला, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज घर चलें। रोशानी ने हिम्मत करके कहा तो इस्मीर के माथे पर बल पड़ गए। शादी के बाद इनकी ये पहली दावत थी। लाला, नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूं और मुझे लगता है तुम बिला वजह घबरा रही हो। तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। इस्मीर ने कुछ फिक्रमंदी से कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। रोशानी की आंखें नम हो गईं तो इस्मीर परेशान हो गया। मामू जान, हम 2 मिनट में वापस आते हैं। वो रोशानी को लेकर गाड़ी में बैठ गया ताकि यकीन कर सके कि वो ठीक है। इसे देखकर अंदाजा हुआ कि शायद इसे मामूल की सेहत का मसला है, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा और घबराई हुई थी। इस्मीर ने नरमी से कहा, ठीक है, घबराओ नहीं, अभी घर चलते हैं और रात को मैं देखूंगा कि तुम्हारी तबीयत बेहतर कैसे हो सकती है। रोशानी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और इसे तसल्ली देता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा गया। चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजाए वो थकी थकी नजरों से इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियों को देख रही थी, जो काफी देर से इसके बेड पर फैलकर बैठी थीं, और इसे अब उकताहट महसूस हो रही थी। जाने इस्मीर कब आता, लेकिन इसका इंतजार करते करते इसकी कमर तख्ते की तरह अकड़ चुकी थी और अब इसे इस भारी लहंगे, भारी ज्वेलरी से आजादी चाहिए थी। जब इसने बेताब सी नजरें घुमाकर इर्द गिर्द देखा तो सामने बैठी लड़कियों में से एक लड़की इसकी बेचैनी को भांपते हुए मुस्कुराकर इसे देखने लगी। लगता भाभी कुछ ज्यादा बेचैन हो रही है। इस्मीर भाई का इंतजार इतनी बेताबी से हो रहा है तो न जाने रात कैसे बेताबी से गुजरेगी, इसने कहा था। और रोशनाने का दिल धड़क उठा। अभी तक तो इसने इस्मीर से मुलाकात भी नहीं की थी और ना ही इसके मुतालिक कुछ जानती थी। इसके चेहरे पर फैली हुई इस जर्दियां देखकर करीब बैठी हुई जारा ने नरमी से इसका हाथ दबाया। इनकी बातों को दिल पर मत लें, इस्मीर भाई इतने भी जालिम नहीं है कि आप इनसे खौफजदा हो जाएं। जारा इसकी परेशानी को समझ रही थी। शौहर जितना भी शरीफ हो जाए, आज की रात तो, इससे पहले कि वो आज रात के हवाले से इसके जहन में खौफ का जहर फैलाकर इसे मजीद खौफजदा कर देती। जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने इन्हें दरवाजे की जानिब मतवज्जो किया और इस्मीर के आने पर वो इसकी जानिब मतवज्जो हो गई। वो चारों इस्मीर की कजन्स थीं और इसके सामने खड़ी अब नेक का मुतालबा कर रही थीं। कब से आपका इंतजार कर रही हैं, नेक लिए बगैर तो आपको हरगिज यहाँ बैठने नहीं देंगी। और इस्मीर ने मुस्कुराते हुए 2-2 हजार रुपए इन सबकी हथेलियों पर रखे। बस अब इससे ज्यादा नहीं, वरना मेरी दुल्हन तुम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। वो दिलकशी से मुस्कुराया था और रोशानी इसके दिलकश मुस्कुराहट को देखकर नजर झुका गई। बिलाशुबा वो बेहद हसीन था। वजायत का शाहकार जो भी इसे एक नजर देखता रह जाता, और रोशानी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना शानदार मर्द इसके नसीब में लिख दिया जाएगा। दादी ठीक कहती थी, ये उसकी खुशकिस्मती थी कि इसे इस्मीर खान से नवाज दिया गया, लेकिन अब दिल की धड़कन अपने उरूज पर थी। कुछ दोस्तों ने इस कदर खौफजदा कर दिया और रही कसर इस्मीर की कजन्स ने पूरी कर दी थी। कुछ इसके बिगड़े हुए मसाइल जो इसे तकलीफ से दो चार कर रहे थे। इन सबके कमरे से जाने के बाद इस्मीर ने दरवाजे को लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर इसके करीब आकर बैठ गया। निकाह से पहले वो 2 बार इनके घर आया था, लेकिन रोशानी ने इससे ज्यादा बातचीत नहीं की और इस वक्त भी दिल की बेताबी अपने उरूज पर थी। वो बार बार अपने लबों को कुचलते हुए अपने हाथों पर आए हुए पसीने को साफ कर रही थी और इसका नर्वस होना इस्मीर की आंखों से छुपा हुआ नहीं था। वो इसके करीब बैठ गया, इतना करीब के बासानी इसके चेहरे के नकोश का जायजा ले सकता था। वो भरपूर मर्द था, जवानी इस पर टूट कर बरसी थी और जवानी के तकाजे थे कि इस वक्त वो इस नाजुक कली को अपनी खुशबू से मसल देता और इसकी खुशबू को अपनी खुशबू से मिलाकर सहरंगेज बना देता। लेकिन न जाने क्यों वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात एंजॉय नहीं कर पा रही थी और बेवजह खौफजदा होकर बैठी थी। इस्मीर ने हाथ बढ़ाकर नरमी से इसके ठंडे ठार हाथों को थाम लिया और वो बदकते हुए इससे थोड़ा दूर हो गई। इस्मीर को हैरत हुई थी इसके इस कदर डर जाने पर, लेकिन फिर भी वो खुद पर काबू पाकर इस्मीर की जानिब देखती रही जैसे कि इसकी तवज्जो की मुंतजर हो। इस्मीर के लब एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट में ढले हुए थे। आने वाले लम्हात को वो अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हात बना देता चाहता था।
मुझे अंदाजा नहीं था कि मम्मा की पसंद इतनी खूबसूरत होगी, वरना मैं कब का सारी ख्वाहिशों को इनके नाम कर देता और वह मेरी हर ख्वाहिश को इस कदर हसीन बना देती हैं। वो इसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन रोशानी का दिमाग तो कहीं और ही अटका हुआ था और वो बस खोई खोई आंखों से इजमीर को देख रही थी, जिसकी आंखों में खुमारी उतर रही थी। आज रात हमारे रिश्ते की हसीन शुरुआत होगी और आने वाली हर रात को मैं तुम्हारे लिए इस कदर खूबसूरत बना दूंगा कि तुम खुद को खुश नसीब तस्वुर करती रह जाओगी। वो हल्का सा इसकी जानिब झुका और इसके हल्के से झुकने पर भी रोशानी का दिल उछलकर हलक में आ गया। बेताबी अपने उरूज पर थी। वो नरमी से मदहोश होती हुई सांसों के साथ अपने वजूद में ढाल रहा था और रोशानी पानी की तरह बहती चली जा रही थी, जैसे पानी की लहरों में तलातम बरपा हो। बिल्कुल इसी तरह इसके वजूद में भी एक तलातम बरपा हो गया था और वो इस वक्त सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कमर का दर्द, मुरझाई हुई रंगत और कपकपाता हुआ वजूद, चेहरे पर फैली हुई सर्दियां, वो पहली रात की दुल्हन होने के बावजूद एक खौफ थकी थकी लग रही थी जो अपनी बड़ी सुनहरी आंखों को इस शख्स पर गाड़े इसकी जानिब से तशद्दुद के मुंतजर थी। वही पाठ जो इसके जहन में दोहरा दिए गए थे। इसके जहन में सब तो गए और अब हकीकत ये थी कि इसे लग रहा था कि इजमीर इसके साथ ऐसा रवैया अपनाएगा जो इसे तकलीफ से दो चार कर देगा, जबकि इजमीर निहायत मोहब्बत से इसे समेट रहा था। इसकी धड़कनों को अपने हाथों से तेज करते हुए इसकी सांसों में बहकता हुआ वो शख्स इसे आहिस्ता आहिस्ता जुलरी से आज़ाद कर रहा था और जिस तरह इसकी जसारतें बढ़ती जा रही थी, इस तरह ही रोशानी के वजूद में मजीद कपकपी दौड़ रही थी। खबरदार, अगर खुद से दूल्हे के करीब जाने की कोशिश की तो क्या सोचेगा। इसके दोस्तों की सरगोशियां आज की रात इजमीर भाई के जुल्म से मुतारिफ होकर इसकी सितमगरी को काफी इंजॉय करोगी। तुम लड़कियों की बेबाक सी गुफ्तगू जो इसे सुर्ख कर गई, इसके जहन में बुरी तरह घूम रही थी। इजमीर कहीं और खोया हुआ था, लेकिन इसके जहन में चलती हुई सोचें इसे अपनी लपेट में लेकर मजीद खौफजदा कर रही थी। देखो, ये सब कुछ तो सदियों से चला आ रहा है और इस रात के तकाजों में शामिल है, इसलिए कोशिश करना कि अपनी तकलीफ को अंदर ही दबाए रखना, वरना तुम नहीं जानती कि लोग क्या क्या बातें करेंगे और इजमीर भाई वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मजीद कुछ सरगोशियां इसके जहन में उभरी और इसने इजमीर के सीने पर हाथ रखकर इसे अपने कपकपाते हुए वजूद से दूर कर दिया। इसके चेहरे पर फैली हुई जर्दी, सुनहरी आंखों का खौफ और कपकपाते हुए लब, इजमीर ने अजीबोगरीब नजरों से इसके चेहरे को देखा था। देखो, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें मेरी मोहब्बत में पिघल जाना है और कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। मेरी आंखों में देखो। वो बहकी बहकी तेज सांसों से इसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था, जबकि वो मुतवज्जो होने के बजाय मजीद खौफजदा हो रही थी और शदीद खौफ के आलम में वो बेड से उतर गई। इजमीर को इसके अपने इतने करीब नहीं आने दिया था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो जल्दी जल्दी बात करते हुए मुसलसल अपने सर को नफी में हिला रही थी और इसके वजूद से बहती हुई आबशारें से शर्मिंदा कर देने के लिए काफी थी। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। नहीं, मैं ऐसी हालत में हरगिज इनके करीब नहीं आ सकती। हरगिज नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अपने दिल पर हाथ रखते वो बेख्तियार 2 कदम दूर हो गई। आप मेरे करीब नहीं आ सकते, इसने कह दिया था और इजमीर को हैरत हुई। क्या मतलब है तुम्हारा। वो अभी भी दिलकशी से बात कर रहा था, जैसे इसकी फितरी झिझक और शर्म को समझने की कोशिश कर रहा हो। इजमीर प्लीज। इसकी सांसें तेज होती जा रही थी, वजूद बेचैन था और लहजे के अंदेशे बढ़ते चले जा रहे थे। जब इजमीर ने नरमी से इसके हाथ थाम लिए, ओके रिलैक्स, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन वो इजमीर से इस कदर खौफजदा थी कि उसे छोड़ते हुए चेंजिंग रूम में बंद हो गई और वहीं फर्श पर बैठती हुई अपने पेट पर हाथ रखकर सिसक पड़ी थी। या अल्लाह, इतनी तकलीफ और ये खौफ जो आज इसकी जान निकालने के दर पे था। दरवाजा खोलो रोशानी, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इजमीर बेताब था। प्लीज आप चले जाएं कमरे से या फिर सो जाए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो रो रही थी और अभी तक इसने रोने की वजह को समझने से वो कासिर था। आखिर वो इसका साथ क्यों नहीं दे रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, लेकिन एटलीस्ट बाहर तो आ जाओ। इजमीर ने आखिरी हरबा आजमाया, लेकिन फिर भी वो वहीं ठंडे ठार फर्श पर बैठी रही। मैं बाहर नहीं आऊंगी, आप प्लीज सो जाएं, वो कह गई थी और इसके लहजे से ही इसकी तकलीफ का अंदाजा हो रहा था। इजमीर को हैरत हुई। इसने बहुत कुछ सोच रखा था। इसके ख्वाबों का महल बहुत ऊंचा था और इस वक्त ख्वाबों का टूटा हुआ महल इसे मायूसी का शिकार कर रहा था।
अजीब सी बेताबी इसके वजूद को जलाने लगी और वो चुपचाप चेंज करके बालकनी पर चला आया। ठंडी ठार हवा इसके अंदर फैली हुई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर क्या था जिसने इसे मुझसे दूर कर दिया? वो खुद से सोच सोच कर हलकान हो रहा था। वो इतनी खौफजदा थी कि करीब आने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि वो तो इसे इतनी मोहब्बत से समेट रहा था और किसी भी तरह का जुल्म इस मासूम पर करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी क्या इसे किसी ने कुछ भी नहीं समझाया होगा? इस रात के तकाजे वो खुद भी अकल से बाले गए। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल तो होगी और आजकल के दौर में किसे इल्म नहीं। इसका ठंडा ठार वजूद बार बार इसकी पोरों से सरक रहा था और वो इस ठंडी ठार हवा में ना जाने किन किन सोचों से उलझ रहा था। आज घर की लड़कियों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जिगर, तुम जानते हो कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां शोहरों को अपने करीब नहीं आने देती, बहानेबाजियों पर उतर आती हैं और बाहर मौजूद लड़कों के साथ फ्रैंक होकर इन्हें अपने सब कुछ में शरीक कर लेती हैं। अगर लड़कियां दूसरों पर अपना सब कुछ निछावर कर सकती हैं तो अपने शौहर पर क्यों नहीं? शौहर पर तो इनका हक होता है। दोस्तों की महफिलों में होने वाले तस्करे, और इसे अच्छी तरह याद था जिस रोज शामिर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि सुहाग रात ही इसने शामिर को अपने करीब नहीं आने दिया और शामिर को शक था कि वो किसी और से वादा कर चुकी है कि वो पहला हक इससे देगी। ये बदगुमानी इसे इस वक्त शामिर की बेवकूफ़ी लगी। भला एक औरत इस हद तक जा सकती है कि वो अपने शौहर की बजाय किसी गैर को इस हक से मुतारिफ करवाकर असली हकदार को दूर रखे? हरगिज नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। और ना इसकी इतनी नीच तरबियत थी, लेकिन इस वक्त इसे अजीब सी सोचे अंदेशे और वसवसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इसने सिगरेट को बुझाकर पाँव के नीचे मसल दिया और बालों में उंगलियां चलाते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। बेड की एक जाने मुकम्मल तौर पर कंबल में छुपकर वो शायद सो गई थी। सर से पैर तक इसने खुद को कंबल में छुपा रखा था और इस पर एक नज़र डालकर वो भी बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गया। इसकी इज्जत नफ्स इतनी कीमती थी कि वो किसी भी लड़की से बार बार इल्तिजा नहीं कर सकता था कि वो इससे अपनी कुर्बत की भी वो इससे काबिल था कि इससे खुद से दूर कर लिया जाता। ये जाने इतनी लड़कियां इसके साथ हराम ताल्लुकात बनाने के लिए मरी जा रही थी। इसके दोस्तों ने इसे कितनी ऑफर्स की, लेकिन वो हमेशा इन सबसे दूर रहा, सिर्फ इसलिए कि वो ये हक इसी को देगा जो इसकी हकदार होगी, इसके अलावा किसी को भी नहीं। इस गुनाह के करीब जाकर वो कभी भी अपनी आखिरत को खराब नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त अपनी बीवी का दुत्कार देना अजियत का बायस था। मुख्तलिफ सोचों का जाल जब इस पर हावी हुआ तो नींद की पनाह ही इससे आखिरी सहारा लगी और नींद ने जब इसे अपनी लपेट में ले लिया तो एक पुरसकून इसके चेहरे पर फैलता चला गया। सुबह इसके बेदार होने से पहले वो कमरे से जा चुकी थी। इस वक्त नीचे आई जब फरहाना बेगम मुलाजमत से कहकर नाश्ता बनवा रही थी अपने और सफदर साहब के लिए, और वे इसे देखकर नरमी से मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ी। शादी की पहली सुबह मुबारक को मेरा बच्चा। इन्होंने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगा लिया और एक जांचती हुई नजर से इसका जायजा लिया था। पुश्त पर बिखरे हुए गीले बाल इन्हें खुशी में मुब्तला कर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कि वो मुतमईन सी हो गई हो, लेकिन हकीकत क्या थी इस बात से तो वो भी थैंक यू सो मच दादो, मेरा नाश्ता लेकर नहीं आई, इसने रस्म के मुतालिक पूछा था और फरहाना बेगम ने नरमी से इसके हाथ थाम लिए। मैंने फरीदा खाला को खुद ही मना किया था कि इन्हें किसी भी किस्म की फजूल रस्मों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी खाला है और ये तुम्हारा अपना घर है, हमारा घरेलू मामला है। वज़ूर खातून को उम्र के इस हिस्से में रस्मों से मुतल्लिक करवाकर जलील करना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर तुम्हें हर हाल में फरीदा खाला की हाथ का नाश्ता करना है तो तुम अपने शौहर के साथ इनके घर जा सकती हो, मेरी खाला को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है, फरहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए नरमी से इसे देखकर कहा था और वह सरशार सी होकर सर झुका गई। ये तो इसकी खुशकिस्मती थी कि इसे इतनी अच्छी सास मिली, वरना आजकल कहाँ ऐसी सास दस्तयाब होती है। फरहाना बेगम इसकी दादी की भांजी थी, यानी फरीदा बेगम की भांजी, जिनकी पोती की मासूमियत और अच्छा इखलाक इनका दिल मोह गया और इसी वक्त इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इनकी छोटी बहू के दर्जे पर फाइज होगी। इनके 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे अपने अपने कारोबार में अलहदगी अख्तियार करके अपने अलहदा घरों में शिफ्ट हो गए थे और छोटा इस्मीर इनके साथ ही था, जिसने अपने बलबूते पर अपने बाप के कारोबार को भी आगे बढ़ाया था और साथ ही साथ एक बार
टाइम जॉब भी कर रखी थी और यही वजह थी कि घर का निज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। फरहाना बेगम अपने सादतमंद बेटे की वजह से बहुत खुश और मुतमईन थी और सफदर साहब ने भी अब अपने काम से रिटायरमेंट ले ली थी और पूरा वक्त वो अखबार और फरहाना बेगम के अलावा वो घर की क्यारियों में उलझते रहते, जहाँ इन्होंने तरह तरह की सब्जियां, फूल और न जाने क्या क्या उगा रखा था। और अब उम्र के इस हिस्से में यही सबसे बड़ा मशगला था। अपनी नींद से भरी हुई आंखें खोलकर इसने सबसे पहले बेड की दूसरी जानिब देखा था, जहां वो मौजूद नहीं थी। कमरे का दरवाजा खुला था, यानी वो इसके जागने से पहले ही बाहर चली गई। उठते हुए इसने बेड ग्राउंड से टेक लगाई और अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। इसने सोचा नहीं था शादी की पहली सुबह ऐसी होगी। कुछ देर हालात और वाक़यात पर गौर करने के बाद वो उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो नीचे आया तो वो तीनों नफूस टेबल के इर्द गिर्द बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। वो हल्की फुल्की बातचीत करते हुए मुस्कुरा रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए इसने एक नजर इसके चेहरे पर डाली और दोबारा नजरों का रुख मोड़ लिया। वो बस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता था। इससे सोच लिया कि अब वो इसी वक्त इसके करीब जाएगा जब वो खुद इसकी कुर्बत की तलबगार होगी, वरना नहीं। इस अपनी इज्जत नफ्स अजीज थी। वो इजमीर खान था, कोई आम इंसान नहीं था। किसी के कदमों में गिरकर चंद लम्हों की तस्कीन मांग लेता। इजमीर के आने पर इसके चेहरे की रंगत वाज़ह बदली थी। इसने अपने झुके हुए सर को मजीद झुका लिया। इजमीर इसके करीब कुर्सी पर बैठ गया और फरहाना बेगम ने नरमी से इसे मुखातिब किया था, उठो और इजमीर को नाश्ता सर्व करो। बच्चे वो चाहती थी कि इजमीर से सारी झिझक को खत्म कर दे। ना जाने क्यों ऐसा लगा जैसे इजमीर के चेहरे पर वो चमक और रोशन नहीं है जो दरअसल होनी चाहिए थी। इनका बेटा बहुत हंसमुख और खुश अखलाक तबीयत का मालिक था और हमेशा से हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता। बहुत ज्यादा संजीदगी इसकी फितरत में नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो काफी संजीदा नजर आ रहा था। नाश्ता सर्व करते हुए भी इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहे थे। इजमीर ने एक भरपूर नजर इसके चेहरे पर डाली। बेतहाशा सुर्ख सफेद रंगत मेकअप से आरी चेहरा, चेहरे के अतराफ में फैली हुई लटें और खूबसूरती से सर पर जमाया गया दुपट्टा। इतनी हसन हुसन के बावजूद भी चेहरे की रौनक गायब थी और वो ये सब कुछ समझने से कासिर था कि वो इतनी खामोश, इतनी बेरौनक क्यों है। हालांकि जिस हिस्से से वो गुजर रही है, जितनी ख्वाहिशों की तकमील हो चुकी है, इससे तो बहुत हंसता मुस्कुराता होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद बरक्स वो बहुत संजीदा मिजाज, बहुत खौफजदा और झिझक में लिपटी हुई है। शादी की रात कमरे में जाने से पहले ही फरहाना बेगम ने इसे रोशानी की फितरत के बारे में बताया था कि वो बहुत मासूम और कम उम्र है, इसलिए इस पर खास तवज्जो देना। तब वो मजीद खोल कर तो बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन इनकी बातों में छुपे हुए मफहूम को वो अच्छी तरह समझ रहा था और नरमी से सर झुकाकर इन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो हमेशा इसका ख्याल रखेगा। और इसी वादे के ज़रिए असर इसने रोशानी की हरकतों को अभी तक अपने दिल में पोशीदा रखा था। वो नहीं चाहता था कि इनके कमरे की बात किसी तीसरे के हाथ आ जाए, चाहे वो उसके माँ बाप हों, भाई भाभियाँ या कोई भी, और बात का बतंगर बन जाए, क्योंकि इससे अपनी और अपनी बीवी की इज्जत अजीज थी। रस्म के तौर पर ज़ोहर में जब फरीदा खानम से मुलाकात करने के लिए आई तो इसे फरीदा खानम के साथ ही भेज दिया गया। इनके जाने के बाद वो किस हद तक अकेली हो गई थी ये वो जानती थी। और इनका खुदा, चाहे मोहल्ले के बच्चे इनके पास कुरान मजीद पढ़ते थे, पूरा मोहल्ला इनकी इज्जत करता था, लेकिन फिर भी अपने पोती के साथ इन्होंने एक अरसा गुजारा था। पाल पोस कर इसे जवान किया और दूसरे हाथों में सौंप दिया, लेकिन फिर भी इनकी कमी इन्हें बहुत महसूस होती थी। अभी तक तो वो दादा की पेंशन से गुजारा कर रही थी और बाबा की सेविंग जो इन्होंने रिटायरमेंट के वक्त संभाल कर रखी थी ताकि रोशानी का बेहतरीन मुस्तकबिल बना लिया जाए, लेकिन इनकी अचानक होने वाली हादसाती मौत ने सब कुछ बखेर कर रख दिया। इसकी माँ तो इसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही इसके बाप से तलाक लेकर अपना घर बसा चुकी थी और बैरून मुल्क मुकीम थी। शायद इन्हें अंदाजा भी ना हो कि इनकी बेटी ने अपने माँ बाप के बाद किस तरह का वक्त गुजारा। इससे हर पल अपने माँ बाप की याद सताती थी जो इसका सबसे बड़ा सहारा थे, और इसी कमी को पूरा करने के लिए खुदा ने अभी तक जिंदा रखा था और वो हमेशा इसके साथ थी, मोहब्बत और शफकत से। फरीदा खानम ने गैर मामूली सी खामोशी और संजीदगी को नोट किया तो मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा था। क्या बात है मेरा बच्चा, इतना खामोश क्यों है? और जिस तरह तुम जिद कर रही थी कि तुम दादू के साथ जाओगी, ये तो बुरी बात है मेरी जान। वो तुम्हारा घर है और तुम्हें इजमीर की मर्जी के मुताबिक ही चलना चाहिए। उसने वाकई बड़ी जिद की थी कि वो नहीं जाना चाहती। ये रात भी किसी तरह के दबाव का शिकार हो जाए। न जाने क्यों इसे लग रहा था जैसे इजमीर गुस्से में है और तमन्ना रखता है कि वो इसे मनाए, लेकिन
وہ تو اس کے قریب جانا تو دور کی بات، اس کا نام سن کر بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کچھ ایسے منانا اور یہ احساس دلانا کہ وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ دادو مجھے آپ کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس روک لیں، اس نے کہہ دیا اور فریدہ خانم کو برا لگا تھا اس کا یہ کہنا۔ ابھی تمہارا گھر نہیں بلکہ وہ تمہارا گھر ہے اور یہاں رہنے کو کیوں دل چاہتا ہے؟ ابھی شادی کو ایک دن گزرا ہے، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، یہی تو دن ہوتے ہیں محبت بانٹنے کے میرا بچہ۔ وہ نرمی اور شفقت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی اور ان کے قریب رہنا مجھے بہت خوفزدہ کر دیتا ہے۔ حقیقت میں وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی نہیں کہہ پا رہی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ فریدہ خانم کی اس کی بے چینی کو سمجھ جائیں اور کافی حد تک وہ سمجھ بھی چکی تھی۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی تو شوہر کو مجازی خدا ہوتا ہے، تمہارا دکھ سکھ کا ساتھی اور اس کا قریب رہنا، اس کا حق دینا خدا کو بہت پسند ہے، اور اگر تم اس بات سے انکار کرو گی تو خدا کو ناراض کر دو گی۔ آج رات تو سو جاؤ، لیکن صبح ہی تم کال کرو گی، ازمیر کو کہو وہ تمہیں لے جائے۔ میرا بچہ، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے رشتے میں دوریاں جنم لے۔ وہ چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج رات تو سکون اور اطمینان سے گزر جانی تھی، اور کل کیا ہوتا؟ کل کی فکر نے اسے بے چین کر دیا۔ کمر کا درد تھا کہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا، ٹانگوں اور پٹھوں میں کھچاؤ، نہ جانے کب سے وہ لیکوریا کے شدید مراحل سے گزر رہی تھی اور یہ مرحلے اسے ہمیشہ بے چین کیے رکھتے۔ وہ سفید بدبودار دھبے جب اپنے کپڑوں پر دیکھتی تو خوامخواہ شرمندہ ہو جاتی اور کپڑے چھپائے پھرتی۔ پھر ایک روز بالآخر اس نے سب سے تنگ آ کر دادی سے ذکر بھی کر دیا، اور دادی نے بڑی تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت بری بات ہے، آج کے بعد کسی سے بھی یہ بیان نہ کرنا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس اب تم بڑی ہو رہی ہو نا، اس لیے۔ اور وہ سر جھکا کر سرخ چہرے سے ان کی بات سنتے رہی۔ دادی کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اسے معیوب لگا، جیسے یہ کوئی بہت بری بات ہے، اگر وہ کسی سے بھی بیان کرے گی تو بدنام ہو جائے گی۔ اسے کافی بے چین کر دیا تھا۔ شادی سے پہلے عموماً لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی نے تو کوئی اور ہی حل نکالا تھا۔ وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ جا کر اپنے کمرے میں لیٹی اور پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ کیا یہ بیماری اتنی معیوب تھی کہ اس کے لیے اسے شادی کرنا پڑتی؟ کیا یہ کوئی کمی تھی یا اس کا قصور؟ خدا جانتا تھا کہ اس نے آج تک اپنی ہمجولیوں میں بیٹھ کر بھی کبھی ایسی بات کا تذکرہ نہ کیا جو جذبات کو بہکا دے۔ عمر کے دن نازک مراحل سے وہ گزار رہی تھی۔ عمومی طور پر ایسے مراحل سے گزرتے ہوئے لڑکیاں بے چینی کا شکار ہو جاتی ہیں، بہکاوے میں آ جاتی ہیں، یا جذبات کا اتار چڑھاؤ انہیں غلط ماحول میں ڈھال دیتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہمیشہ اس سب سے دور رہی۔ دادی نے جس طرح اسے نماز روزے کا پابند کر دیا تھا، وہ بھی اس سے پابندی کے ساتھ سب پر قائم تھی اور ہمیشہ قائم رہنا چاہتی تھی۔ لیکن آج دادی سے یہ سب کچھ بیان کر کے وہ کافی شرمندہ ہو رہی تھی۔ بار بار خود کو ملامت کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی کہ اسے یہ سب کچھ دادی سے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سب میں اس کا قصور ہے۔ اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی اور آئندہ اندر ہی اندر یہ سب کسی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اور ابھی ازمیر کے قریب نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، خوف، خود اعتمادی میں کمی اور بہتے ہوئے سیال پر یہ تصور کرنا کہ ازمیر اس کے بارے میں کوئی غلط مطلب نہ اخذ کر لے۔ اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ ایک بہکی ہوئی لڑکی ہے جو بہک کر اس حد تک چلی جائے گی، تو اس سے زیادہ وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس رات بھی وہ دیر تک جاگتی رہی، اس انجانا سا خوف اس پر حاوی رہا اور نہ جانے کتنی دیر وہ چھت کو گھورتی رہی۔ کاش اسے ہمیشہ کے لیے یہیں رک جانا پڑے یا دوبارہ زمین کے پاس نہ جائے اور کبھی بھی یہ سب کچھ نہ سہنا پڑے، لیکن ہر کاش کے بعد بس سوالیہ نشان رہ جاتے ہیں۔ کاش کو اپنی زندگی سے مٹانے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور پھر اسی راہ پر چلنا پڑتا ہے جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہوتی ہے، کیونکہ کاش کے سہارے تو کبھی بھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ کاش سے آگے نکل کر اپنے لیے راستہ بنانا ہی زندگی ہے۔ اور اگلی صبح سچ مچ ازمیر اسے لینے کے لیے آ گیا۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی اور اسی خاموشی کو توڑنے کے لیے ازمیر نے پہل کی تھی۔ کیا تمہیں آئس کریم کھلا دوں؟ کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ سارا غصہ فراموش کر کے ایک نئی شروعات چاہتا ہو، اور آئس کریم تو اس کی کمزوری تھی۔ لاخوف سہی اس نے بس ازمیر کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کی معصومیت پر ازمیر مسکرا کر رہ گیا۔ تمہیں کون سا فلیور اچھا لگتا ہے؟ وہ باتوں باتوں میں اسے خریدنے کی کوشش کرنے لگا۔ چاکلیٹ، اور اس کے کہنے پر وہ دلکشی سے مسکرائے، یعنی کہ
हमारी पसंद मिलती जुलती है। वो मुस्कुराते हुए नजरों से इसे देख रहा था और वो सर झुका गई। आइसक्रीम उसे खिलाने के बाद वो उसे शॉपिंग करवाने ले आया और वो अपनी मर्जी से 2-4 ड्रेसेस खरीद कर दिए थे। इसे सोच लिया था कि इस रिश्ते में बदगुमानी को जन्म नहीं लेने देगी और नई शुरुआत करेगा। इस लड़की को मौका देकर मोहब्बत से अपने करीब करेगा ताकि एक नई शुरुआत इनकी जिंदगी को बदल दे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर इजमीर खान इस सब में एक बार फिर हार गया तो फिर नतीजा क्या होगा, शायद बहुत भयानक। इसने ब्लैक कलर की खूबसूरत से नाइट ड्रेस का भी इंतखाब किया और इस नाइट ड्रेस को देखकर वो सर झुकाकर 2 कदम दूर हो गई। सेल ग्रिल के सामने इसका ये रवैया अजीब था। इससे भी पैक कर दे, इजमीर के कहने पर सेल गर्ल ने पेशावराना मुस्कुराहट से वो ड्रेस थाम लिया और इसे पैक करने के बाद इजमीर के हवाले कर दिया। बिल पे करके वो सब कुछ उठाकर गाड़ी में ले आया। पहले जो वो हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी, अब इसने अपने लबों पर कुफर लगा लिया और इस अजीब और गरीब खामोशी को इजमीर हैरत से नोट कर रहा था। वो क्यों खामोश हो गई इस कदर अचानक, और इजमीर की बढ़ती हुई जसारतें और नजदीकियां इससे क्यों खौफजदा कर रही थीं। घर वापस आने के बाद भी वो मुसलसल इजमीर से दूर रही। इससे बातचीत करना, इसके करीब जाना, ये सब कुछ तो इससे मायूब लग रहा था। हालांकि फरहाना बेगम ने इसे वाज़ेह लफ्जों में कहा था कि वो अपने शौहर पर तवज्जो दे, इसके कमरे में जाए, इसके साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो किचन में ही इनके साथ उलझी रही। न जाने क्यों इसे लग रहा था जैसे इजमीर के इरादे आज भी ठीक नहीं है और इसे अपना आप इस काबिल नहीं लगता था कि वो इजमीर को वो सुकून दे पाएगी जिस सुकून का वो तलबगार था। और ये बात इसे अंदर ही अंदर अपने जमीर पर एक बहुत बड़ा बोझ लग रही थी। फरहाना बेगम ने खाना बनाते हुए नरमी से इसका हाथ थामकर इसे समझाया था कि इस घर में निदा और नायाब ने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। वो दोनों आपस में कजन्स हैं और इसीलिए भी इनमें गहरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो इन दोनों से जुदा है और यहाँ अपने कदम इसे इजमीर के बलबूते पर ही मजबूत करने हैं। इसलिए वो इजमीर से अपनी मोहब्बत बढ़ाए, अंडरस्टैंडिंग कायम करे और अपनी फैमिली बढ़ाए, क्योंकि फरहाना बेगम और सफदर साहब की नजरें भी अब इजमीर पर जमी हुई हैं और इसके बच्चे ही वो अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। फरहाना बेगम की बात सुनकर वो बस इन्हें देखती रह गई। मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे इसी महीने खुशखबरी सुना दो और यकीन करो मैं तो फूले नहीं समाऊंगी। जैसे 3-4 दिन तुम्हें गुजर जाएंगे और तुम्हें लगे कि खुशखबरी की उम्मीद है, मुझे जरूर बताना। मैं अपनी बेटी का इस तरह ख्याल रखूंगी कि इसे चारपाई से नीचे एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। वो बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी और वो बस पहलू बदल कर रह गई। अब इन्हें क्या बताती कि इसे तो इन सब से घबराहट होती है और ये चीज़ इसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देती है, एक इंतशार बर्पा कर देती है जिससे निपटना आसान नहीं होता। इसने कोशिश की थी कि डिनर के बाद भी वो हर काम को अपने हाथों से सरअंजाम दे और इस वक्त कमरे में जाए जब इजमीर गहरी नींद में जा चुका हो। डिनर के वक्त भी फरहाना बेगम ने इससे और इजमीर को अपने भाई का पैगाम दिया था कि कल लंच है, इनके घर पर है। वो शादी के हवाले से सबको लंच पर बुला चुके हैं, इसलिए इजमीर भी घर पर रहे और रोशान ने इनसे भी कह दिया था कि वो तैयार रहे, किसी भी किस्म की कोताही वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। सो उसने हामी भरते हुए इकरार कर लिया। लेकिन अब इजमीर के बेबाक इरादों के बावजूद कमरे में जाना इससे एक भयानक सपना लग रहा था जिसकी ताबीर बहुत सख्त हो सकती थी। अपने वजूद की महरूमियां, कमर में उठता हुआ शदीद दर्द, आंखों के आगे धुंध छा जाना और खुद एतमादी की कमी ने इसे इस दोराहे पर ला खड़ा किया कि इसका बस नहीं चल रहा था कि इजमीर की नजरों से दूर होने के लिए वो यहाँ से भाग जाए किसी ऐसी जगह जहाँ पर इसकी वापसी मुमकिन ना हो। जबकि दूसरी जानिब इजमीर बेताबी और बेचैनी से टहलते हुए इसका इंतजार कर रहा था। वो दिन भर कमरे में नहीं आई, लेकिन किसी काम के हवाले से कमरे में आई भी तो अगले पल कोई ना कोई बहाना तराश कर कमरे से बाहर चली गई। इजमीर की बेताबी अपने उरूज पर थी। वो इसे बातों से कायल करना चाहता था, इसे समझाना चाहता था कि वो इसके करीब रहे। ताल्लुकात तो बहुत बात की बात थी, वो कभी भी बना सकता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी और वो चाहता था कि वो घर में किसी की भी नजरों की जद में ना आ जाए। इसलिए बेचैनी से इसका इंतजार करता रहा तब तक जब तक कि इसके वापस आने की उम्मीद खत्म नहीं हो गई। वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके लेट गई थी और सोच लिया था कि जब इससे यकीन हो जाएगा कि इजमीर सो चुका है तब भी अपने कमरे में जाएगी, वरना नहीं। और नहीं जानती थी कि इसकी ये हरकत इजमीर को इससे कितना बदगुमान कर सकती है। ऐसा ही हुआ। इजमीर इसका इंतजार करते करते बेड पर लेटा और नींद की गहरी वादियों में चला गया। और जब इसे अंदाजा हो गया कि इजमीर कमरे में अब इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, इस वक्त वो कमरे में गई और इसे ये देखकर सुकून हुआ था कि इजमीर वाकई गहरी नींद सो रहा था। बहुत हल्के अंदाज में कदम उठाकर
वो बेड के करीब चली गई और सोने के लिए लेट गई और सुबह फजर की अजान के साथ वो कमरे से बाहर निकल गई। इज़मीर जब बेदार हुआ तो सीखपा होकर रह गया। इस हद तक नाकदरी इससे कभी भी काबिल कबूल नहीं थी। इसने इस लड़की के हवाले से क्या सोचा था और वो इसे क्या रद्द-ए-अमल दे रही थी। अगर इसे इस रिश्ते को मजीद नहीं बढ़ाना तो इसे साफ साफ लफ्जों में कह दे या फिर अपने घर वालों से बात करे, अपनी दादों से बात करे। इसकी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और इसे सोच लिया था कि वो खुले लफ्जों में कह देगा। वो मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब से गाफिल हो गया। इसके जानिब एक नजर उठाना भी इसे खौफ का शिकार कर रहा था। हालांकि वो लड़की जो कल तक इसके लिए बाइस पसंदीदगी थी अब इसे सिर्फ एक बोझ लग रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो इसके हवाले से बदगुमान हो, लेकिन बदगुमान होता चला जा रहा था और वो जानता था ये चीज इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। लंच से कुछ देर पहले वो तैयार हो गई। खूबसूरत वेलवेट के कामदार ड्रेस में वो हसीन और जाज़िब नजर लग रही थी। सर पर सुर्ख और स्याह रंग की शॉल ओढ़ रखी थी जो इसे दिलकश बना रही थी। बालों को छोटा सा केचड़ लगाकर इसने पुश्त पर बखेर रखा था जो इसकी दिलकशी में इजाफा कर रहा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो हसीन तो लग रही थी लेकिन पूरे एतमाद नहीं और बार बार हर बात के लिए फरहाना बेगम का सहारा ले रही थी। वहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सबने अच्छे तरीके से इसका इस्तकबाल किया। इज़मीर की कज़िन से बड़े मायने खेज जुमले कहकर इसे खरीदना चाहा लेकिन वो चुपचाप बैठी रही और जब इसकी जानिब से ठंडा ठार रद्द-ए-अमल दिया गया तो इन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। खाना खुशगवार माहौल में शुरू हुआ। जब इज़मीर के करीब बैठकर इसने खुद को अनकंफर्टेबल महसूस किया था। इज़मीर अच्छी तरह महसूस कर रहा था कि वो बार बार पहलू बदलते हुए न जाने क्या महसूस करना चाहती है। इसकी कांपते हुए हाथ, इसका जर्द चेहरा और गहरी सोच में डूबी हुई आंखें, न जाने वो क्या सोच रही थी। इसका खाने की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं था और अचानक इसने इज़मीर के घुटने पर हाथ रखा। पहली बार वो खुद से इससे कोई बात करना चाहती थी। इज़मीर नामहसूस तरीके से इसकी जानिब झुका। क्या हुआ, तुम कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? सब लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ है, अच्छे तरीके से खाओ। वो बहुत नरमी से बात कर रहा था जैसे कि कोई दिलकश सरगोशी जो दूसरों को ज्यादा महसूस ना हो, लेकिन वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी कमर पर और कभी टैग लगाकर बैठ जाते कि सब कुछ बहुत अजीब था और इज़मीर इसकी वजह से परेशानी और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जब वो अचानक उठी सब लोग इसकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। खाना खाते यूं दरमियान में उठना किसी को भी नागवार लग सकता था और इसे बदतहजीब जाहिर करवा सकता था, लेकिन इसे किसी की परवाह नहीं थी। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो इज़मीर की जानिब झुकी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ घर चलें, और आहिस्तगी से कह रही थी और हाथ वाज़ह कांप रहे थे। न जाने क्यों बार बार वो अपनी कमीज़ को दुरुस्त करते हुए मदद तलब निगाहों से इज़मीर को देख रही थी और इज़मीर ने बात को संभालने के लिए इसके हाथों को थामा। क्या हुआ, तुम्हें फिर से बुखार हो रहा है? फरहाना बेगम ने नोटिस लिया था इसे बुखार है और वो जल्दी से नफी में सर हिला गई। इज़मीर जी भरकर शर्मिंदा हुआ था। दरअसल इसे रात भी बुखार था और दोबारा इसकी तबीयत खराब हो रही है। क्या डॉक्टर के पास चलें? वो अब रोशानी की आंखों में देखकर बात कर रहा था, जिसे आंखों ही आंखों में से बावर करवा रहा हो कि इसकी हाँ में हाँ मिलाती चली जाए। आज उसकी वजह से इसके जितनी कोफ्त का सामना करना पड़ा था वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इसके लिए इतनी शर्मिंदगी और बेचैनी का बाइस बन जाएगी। वो तो खुद को बहुत फ्रेश फील करवाता था, कूल माइंडेड शख्स था, लेकिन ये लड़की अजीब थी। सबसे माजरत करते हुए वो इस गाड़ी तक ले आया और वो दबाकर गाड़ी में बैठ गई। सर झुकाकर जाने वो क्यों रो रही थी, भीगी भीगी पलकें और सुर्ख चेहरा, जबकि इज़मीर खुद बड़ी टेंशन से गुजर रहा था। क्या मसला हो रहा है तुम्हें? कैसी तबीयत खराब है तुम्हारी? घर में तो तुम्हें कुछ नहीं था, अब यहाँ आते ही तुम्हारा तमाशा खड़ा हो गया। वो अपनी टोन से ज्यादा सख्त लहजे में बात कर रहा था क्योंकि इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि रोशानी इतनी अजीब हरकत करे। इतनी अजीब और बचकाना हरकत। मेरी तबीयत सच में खराब हो रही है, मुझे प्लीज घर लेकर चलें वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बेचैनी से लब कुचलते हुए इसने कह दिया और फिर से सर झुका लिया जैसे कि बहुत अजीब और माफूफुल फितरत बात कर रही हो जिसका फितरत से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। इज़मीर काफी हद तक इसकी बात को समझ चुका था। इसका नर्वस होना, दर्द की कैफियत और अनकंफर्टेबल होना वो समझ चुका था कि वो किस तबीयत की खराबी की बात कर रही है। इससे चुपचाप गाड़ी घर की जानिब मोड़ दी। न जाने वो लोग क्या सोचते होंगे कि इनके बारे में, लेकिन इस वक्त इसकी तबीयत ज्यादा जरूरी थी। वो इसे घर ले आया और सीधा अपने कमरे में चली गई। वो भी इसके पीछे कमरे में आया था और सोफे पर बैठकर मोबाइल निकालकर
فرحانہ بیگم کو بتانے لگا کہ وہ صفدر صاحب کے ساتھ گھر واپس آ جائیں گے کیونکہ روشانی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گھر واپس آ گئے اور اب روشانی یہیں پر ریسٹ کرے گی۔ فرحانہ بیگم نے تاکید کی تھی کہ روشانی کا خیال رکھے اور پھر کال منقطع کر دی۔ وہ کافی دیر سے واش روم میں گھسی ہوئی تھی۔ ازمیر کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی، نہ جانے اس کی طبیعت کو کیا ہوا تھا، وہ ٹھیک بھی تھی یا نہیں اور اس کے پاس کوئی سامان بھی تھا یا نہیں۔ اس سے عجیب سے سوالات الجھا رہے تھے جب واش روم کے دروازے کے قریب آ گیا۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، اس میں بالکل نرم لہجے میں کہا تھا، جبکہ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی اور پھر کافی دیر کے بعد وہ باہر نکلی۔ گیلے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی، بار بار ازمیر کو دیکھتی اور کچھ بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ ازمیر جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت خراب نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے انکشاف پر ازمیر سر پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تم وہاں سے اٹھ کر آئی ہو یہ کہہ کر کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ آخر تم ہو کیا چیز؟ مجھے پاگل بنا رہی ہو یا خود پاگل ہو؟ وہ غصے سے دھارا تھا اور اس کی دھار پر وہ ہلتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے ازمیر، اس نے بات کو سنبھالنا چاہا تھا لیکن ازمیر غصے سے سرخ ہو گیا۔ دراصل یہ تمہارے بہانے بازیاں ہیں تاکہ تمہیں میرے قریب نہ آنا پڑے، میرے رشتہ داروں سے متعارف نہ ہونا پڑے۔ سچ بتاؤ، یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف کی گئی ہے، تمہاری اس میں رضامندی شامل نہیں تھی۔ وہ بات کو کس طرف لے کر جا رہا تھا؟ روشانی بس اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں کو اس کے چہرے پر گاڑے کھڑی بس رونے کو تیار تھی۔ خبردار، اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا آج تم مجھے حقیقت بتاؤ گی کہ آخر تم چاہتی کیا ہو۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونا ہے تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میری زندگی برباد مت کرو۔ نہ تو میرے قریب آتی ہو، نہ مجھے کوئی حق ظاہر کرنے دیتی ہو، نہ اپنے فرض نبھاتی ہو، تو پھر اس رشتے کا فائدہ کیا؟ کھوکھلا رشتہ جس کی بناوٹ سے میں تنگ آ گیا ہوں، تو اسے ساتھ لے کر چلنا میرے لیے کتنا مشکل ہوگا، سوچو۔ اس نے بڑی ہمت کی تھی اور آگے بڑھ کر ازمیر کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں چاہتی، میری طبیعت سچ میں خراب ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور ازمیر نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دوبارہ خود سے تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں میرے قریب آنا پڑے گا۔ اگر تمہیں اس رشتے کو بچانے کی چاہت ہوتی اور مجھ سے محبت ہوئی تو تم خود میرے قریب آ کر اپنا سب کچھ میرے حوالے کرو گی، ورنہ ساری زندگی ترستی رہ جاؤ گی۔ شوہر میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، میں دوسری شادی کر لوں گا، لیکن تمہاری زندگی کو اجیرن کر دوں گا، بالکل اس طرح جس طرح تم نے میری زندگی کو اجیرن کیا ہے۔ روشانی غصے سے کہتے ہوئے غصہ جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ روتے روتے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ چہرہ اپنے ہاتھوں پر گرا کر وہ شدت سے رو رہی تھی، اس کی قربت چاہتی تھی، اس سے محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن حالات اس کے مخالف سمت میں چل رہے تھے۔ وہ جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی اتنا اس سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اب تو ازمیر نے باقی لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ کیسے اس کے قریب جائے گی۔ بے چینی اس کی نس نس میں پھیلنے لگی، اور کردار اور گھٹیا سوچ کی مالک عورتیں اپنے شوہروں سے ملاقات کرتے ہوئے پہل کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو اس نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ ہی اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا گیا تھا، اور یہ خیال اس پر بڑی شدت سے حاوی تھا۔ میں کبھی بھی یہ گھٹیا پن نہیں کروں گی، اگر اس طرح ہاں تو ٹھیک، ورنہ اسے خدا کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جاؤں گی، لیکن خود سے کبھی بھی ازمیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ کس طرح کی مصیبتوں سے ذہن الجھا ہوا ہے، 100 طرح کی پریشانیاں تھیں اور ان پریشانیوں کا کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ رو رو کر جب تھک جاتی تو سونے کے لیے لیٹ جاتی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اس دن کے بعد عجیب سی صورتحال کریٹ ہو گئی۔ ازمیر نے تو اس پر توجہ دینا چھوڑ دی، حتیٰ کہ اگر وہ بیڈ پر سوتی تو وہ صوفے پر جا کر سو جاتا، اپنے سارے کام وہ خود کرتا، ماں باپ کے سامنے خوشگوار موڈ میں رہتا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد وہی روڈ بیہیویئر، بات بات پر جھنجھلا اٹھنا، اس کی کسی بات پر بھی توجہ نہیں دینا اور اس کی جانب سے مکمل غافل ہو جانا، اور وہ اسے دیکھ کر سلگتی چلی جا رہی تھی۔ ایک تو اس کی صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی، اور دوسرا اس شخص کی ہٹ دھرمی۔ اس روز ان کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا جب فرحانہ بیگم نے اسے بڑی گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوئی جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی، اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔
نہیں تو, اور فرحانہ بیگم کے چہرے کے زاویے مسکراہٹ میں ڈھل گئے. ارے ماشاءاللہ سے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماشاءاللہ سے تمہاری شادی کو 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشخبری ہے, یعنی کوئی خوشی آنے والی ہے. اور وہ یوں کھلے فرحانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جیسے آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی ہو. یہاں شوہر کے ساتھ مراسم ٹھیک نہیں ہوتے تھے اور فرحانہ بیگم چلی تھی اسے پریگننٹ کرنے, لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. شام صفدر صاحب کے سامنے ازمیر کو گلے لگا کر انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا. ماشاءاللہ سے مجھے تو پورا یقین ہے کہ ہمارے گھر خوشخبری ہے نا. تم نے بحرانی کا چیک اپ بھی نہیں کروایا؟ ایسے کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی. تم دونوں کو چیک اپ کے لیے جانا چاہیے تھا تاکہ ڈاکٹر احتیاط بتا دیتی اور میں اس کی مکمل حفاظت کرتی. آنے والا بچہ تو صحت مند ہونا چاہیے نا. اس کی ماں کافی ایکسائٹیڈ تھی. اس نے ایک نظر روشانی کے چہرے پر ڈالی جو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سر جھکا گئی. اب ایک اور مصیبت تھی. میں تو ایسا کہتی ہوں کہ ابھی فریش ہو کر آؤ اور جاؤ سیدھا ڈاکٹر کے پاس. اور ازمیر نے تھکے ہوئے لہجے میں معذرت کر لی تھی. صبح جائیں گے پلیز, میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. ان سب معاملات سے گھبرا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا. اب وہ کیا بتاتا اپنی ماں کو, اور اوپر سے اس کی بیوی, وہ تو مصیبت میں پھنس چکا تھا. اس نے سوچا تھا کہ موڈ دکھائے گا, اس کے ساتھ تعلقات ختم کرے گا تو شاید وہ خود اس کے قریب آ جائے, اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس نے شوہر کو ناراض کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے. لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا. اور اگلی صبح فرحانہ بیگم نے تو اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے. فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور جلدی سے خوشخبری لے کر واپس آنا. اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس خوشخبری کی تاک لگائے وہ بیٹھی ہیں, وہ خوشخبری تو آنے سے رہی. گاڑی میں بیٹھتے اس نے روشانی پر سخت نظر ڈالی. کیا تم ماما کو بتائیں کہ نہیں جا سکتی تھی؟ اور روشانی نے سر جھکا لیا. مجھے ڈاکٹر کے پاس لیتے چلیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ کچھ الجھی نظر آ رہی تھی. کیا ہوا ہے تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا, لیکن وہ ناکوں سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی. تب اسے اندازہ ہوا کہ کچھ ہے جو اس سے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے. وہ نہ جانے کیوں اتنی ڈسٹرب نظر آ رہی تھی. اس نے گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ دی اور کچھ ہی دیر کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ گئے. ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا, کچھ ٹیسٹ کیے اور اسے تفصیل کے ساتھ اس کی ساری کنڈیشن پوچھی تھی. وہ سب کچھ ڈاکٹر کے ساتھ بیان کرتی چلی گئی. اس نے اس روز کسی بھی شرم لحاظ کو آڑے نہیں آنے دیا. دراصل وہ خود تھک چکی تھی اور اب فرار چاہتی تھی اس سب سے. اور اس روز ڈاکٹر کے انکشاف پر وہ خود بھی ساکت بیٹھا رہ گیا کہ آپ کی بیوی لیکوریا ہے, اس مرض میں مبتلا ہے. اس وجہ سے ان کی خود اعتمادی کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کے بالوں کا گرنا, کمر میں درد, ہر وقت پریشان اور الجھا سارے رہنا, جسمانی تعلقات میں رغبت محسوس نہ کرنا, یہ سب اسی وجہ سے. اگر پراپر ڈائٹ, ایکسرسائز اور میڈیسن انہیں وقت پر مہیا کی جاتی تو نوبت یہاں تک ہرگز نہ آتی. اور اس روز اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس اذیت میں گزر رہی ہے. ایک ایک پل کو سوچتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیوں اتنی ڈری ہوئی خوفزدہ تھی, کیوں اتنی گھبرائے سے رہتی تھی, اس کی قربت سے پناہ مانگتی تھی, اور پھر اس کے مخصوص ایام کا گڑبڑ ہو جانا. یہ سب کچھ ایسے حالات نارمل ہوتا ہے. اور اسے گھر لے آیا, اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا. میں تمہارا شوہر ہوں, مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی. بہت نرمی سے بات کر رہا تھا, اور وہ بس سر جھکائے روتی رہی. دادی دادو نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس لیے وہاں اس پر توجہ دے رہا تھا کہ وہ کس قدر گھبرائی ہوئی تھی. اس نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بس تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر بات مجھ سے شیئر کر لینا. میں تمہارا شوہر بعد میں ہوں, پہلے تمہارا بہترین دوست ہوں. اس کے لیے تم بہت اہمیت رکھتی ہو. اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ آہستگی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا. اور تب شروعات ہوئی اس علاج کی جو پہلے اس نے شرمندگی کی آڑ دے کر دبا رکھا تھا. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائے, ماں باپ خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بات کو دبا دیتے ہیں. شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہر ایک بیماری شادی سے منسلک کرتے ہوئے وہ ہر فرد سے سبکدوش ہو جاتے ہیں, اور یہی سے شروعات ہوتی ہے ان تمام مراحل کی جو آہستہ آہستہ انسان کو نگلنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر انسان اس نہج پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں بے بسی اور مایوسی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. چند دنوں کے اندر ازمیر کے ساتھ اس کی اتنی دوستی ہو جائے گی, اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. وہ اس کا
लाइफ पार्टनर और क्राइम पार्टनर दोनों बन गया था। हर बात इसके साथ शेयर करना, इससे ऐसा एहसास दिलाना कि वो इसके पास है, इसकी मेडिसिन का ख्याल रखना, प्रॉपर डाइट। लेकिन इस दौरान वो एक बार भी इसके करीब नहीं आया था और ना ही इसका बेजा फायदा उठाया था। लेकिन अब वो भी घुलती मिलती जा रही थी और 2 महीनों के अंदर अंदर बेहतर दवा, बेहतर खुराक और वर्जिश से वो इस हद तक बेहतर हो चुकी थी कि खुद एतमादी से अपनी मर्जी से सब कुछ पहन लेती। किसी भी तरह की कमजोरी से पाक होकर वो किसी दिलकश फूल की तरह दिन ब दिन खिलने लगी थी। और इस सारे मामले में इसके लिए सबसे बड़ा मोहसिन था इसका सरताज, जो इसकी पुश्त पर खड़ा होकर इसे हमेशा ये एहसास दिलाता रहा था कि वो इसके साथ है। और अब इसे पहली फुर्सत में अपने करीब करके अपनी गुर्बतों को एहसास दिलाकर वो हक बख्शता था जिस हक का वो हकदार था। खबरदार कभी भी मुलाकात में पहल न करना, वरना शौहर सारी जिंदगी ये तसव्वुर करता रहेगा कि तुम्हें अपने जज्बात पर काबू पाना नहीं आता और तुम्हें कुटिया मजाज की मालिक औरत हो। आईने में खुद को देखते हुए वो मुसलसल इन बातों को सोच रही थी जो बेबुनियाद और बेमायनी थी। ऐसी बातें जो लड़कियों के जहन में फितूर की तरह डाल दी जाती हैं और वो हमेशा से एक ऐसी जंग का शिकार रहती हैं जो इनकी होती नहीं। अपने शौहर से अपने हक का मुतालबा करने से कोई घटिया मिजाज बन जाता है। इस रोज इसने दिलकश लिबास का इंतखाब किया था, वही लिबास जो इज़मीर ने खास इसके लिए खरीदा था। गाँव की डोरियां बांधकर वह इसका इंतजार कर रही थी, जो दूसरे कमरे में ऑफिस की एक छोटी सी डिस्कशन में मशगूल था, जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कौन सा सरप्राइज उसका मुंतजर है। तकरीबन 2 घंटे की तवील इंतजार के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। आई एम सॉरी, बहुत देर हो गई मुझे, और अगले अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। बस हैरत और बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जो किसी अप्सरा को भी मात देते हुए थी। सीने पर बाजू बांधे वो बड़ी पुरएतमाद मुस्कुराहट से इसे देख रही थी, जो इसे देखकर वहीं साकित हो गया और फिर दरवाजा लॉक करके इसकी जानिब बढ़ा था। पुश्त पर हाथ बांधकर वो हल्का सा इसकी जानिब झुका। आज तो दोनों तरफ से धड़कनें बेताब हो रही हैं। आज खुद इस तूफान को दावत दे रही हो जो तुमसे टकरा कर हशर बर्पा कर देगा। मुस्कुराते हुए इसके माथे से माथा टिका गया। इतना करीब था कि सांसें एक दूसरे में घुलती चली जा रही थी और लब एक दूसरे को छूकर खुमार आलूद कर रहे थे। मुझे लगा कि इस तूफान से आशना होने में कोई हर्ज नहीं, जो तूफान आपकी दस्तरस में हो। वो दिलकशी से इसके करीब होते हुए सरगोशी में कह गई, सोच लो, मैं हर एक तरफ का हिसाब ले लूंगा। तुमने मुझे बहुत तड़पाया, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा था। और इससे नरमी से इज़मीर के हाथों को थाम लिया। मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपकी किसी भी पेशकदमी का जवाब हरदर्मी से नहीं दूंगी, बल्कि आपके बढ़ाए गए एक कदम के बदले में 100 कदम बढ़ाकर आपकी आगोश में सिमट जाऊंगी। इस खूबसूरत से इतराफ पर वो दिलो जान से फिदा हो गया। सामने खड़ी लड़की इस पर हक रखती थी और पूरे हक से अपनी बाहों का हार इसके गले में डाल दिया था। इसने गाउन की डोरियों को खोल दिया और पूरे नशेबो फराज के साथ इसके सामने वाज़ा थी और अपनी दिलकशी से हर हसीन से हसीन मंजर को मात देते हुए इसने पुश्त से थाम कर इसे अपने करीब करके धड़कनों से जोड़ लिया और अब धड़कनें एक ही तरतीब से धड़क रही थी। वो खुमार आलूद होकर इस पर निछावर होता चला जा रहा था और वह इसकी मोहब्बत में भीगती चली जा रही थी। इतनी बेताबियां और इतने सब्र के बाद इस शख्स का हक बनता था कि वह इसकी मोहब्बतों को इकलौता वारिस बन जाए, जिस पर वो अपना सब कुछ निछावर करके पुरुमीद हो जाए, जिसके बाद इससे किसी भी खसारे की तलब न रहे। और वह इसे यूं सैराब करा था जैसे कि 2 दरियाओं की तलाफों खेस लहरें एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे में गुम हो जाएं और अगले पल उठने वाली लहर एक जाहिर हो। उम्र के इस एहसास दौर से गुजरते हुए कई ऐसी हार्मोनी तब्दीलियां हमारे जिस्म में रोनुमा होती हैं जो हमें ऐसी बीमारियों से वाकिफ कर देती हैं जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता। और ये बिल्कुल आम सा मसला है जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए चला जाता है और हम शर्मिंदगी की वजह से किसी के सामने बयान नहीं कर पाते, और अगर अपनी माओ के सामने बयान भी कर दें तो इससे इस वक्त तक डाल देती हैं जब तक कि आप शादीशुदा होने की मेहर अपने माथे पर साबित करवा लें। देखिए, ऐसे मसाइल के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। ये मसाइल किसी को भी दरपेश हो सकते हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने प्यारों का ख्याल न रखते हुए आप इन्हें अपने हाथों से किसी रेत की तरह
سے سرکنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ جو کھو جائیں گے تو دوبارہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور رہی بات میاں بیوی کی، تو پروردگار نے دونوں کو ایک دوسرے پر ایک جیسا حق دے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت حق حاصل کرنے میں پہل کرے، حالانکہ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ فطری طلب ہے اور خدا نے اس طلب کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر حلال راستے میں بھی جھجک، شرم اور رسم و رواج آڑے آ جائیں تو پھر جانے والا کدھر جائے؟